राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने नेहमीच काँग्रेसचा साथ दिलेला आहे आणि या राज्यामध्येही मागील 15 वर्षामध्ये अतिशय जबाबदारीनं आमचे सर्व मंत्री असो, आमदार असो, सर्व बाकीचे नेते मंडळी असो, त्यांनी काँग्रेस पक्षाला साथ देण्याचं काम केलं आहे। मागील 2004 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या 71 आमदार निवडून आले होते। काँग्रेस पक्षाचे 69 आमदार होते। तरीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने 3-4 आठवड्या पेच सुरू होता तरी देखील एक अतिशय सौम्य भूमिका स्वीकारली आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली इथे परत सरकार आम्ही बनवण्याच्यासाठी साथ दिला होता। अर्थात 15 वर्षामध्ये काही परिस्थिती राहिली असेल तरी देखील महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री काँग्रेसच्याच इथे राहिलेला आहे, ही वास्तव आहे। आता या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीमध्ये आमचे नेते शरद पवारजी त्यांनी स्वयं पुढाकार घेऊन काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधीजीला भेटून, जवळपास ही गोष्ट 2 महिन्या अगोदरची आहे, त्यांनी सोनियाजीला सांगितलं की आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेस बरोबर आघाडी आम्ही करू इच्छितो आणि या आघाडीच्या बाबतीत जे काही बाकीचा निर्णय सीट्सच्या आणि बाकीच्या जे असते ते लवकरात लवकर झालं पाहिजे। त्यांनी सोनियाजींनी पण याच बाबतीचा दुजोरा दिला आणि त्यानंतर जवळपास 1 महिन्यापूर्वी काँग्रेसचे नेते ए.के. अँटनीजी आणि अहमद पटेल, पवार साहेब आणि माझी दिल्लीत भेट झाली आणि त्या भेटीमध्ये आम्ही आमच्या पक्षाची जी भूमिका होती, जे आम्ही त्याआधी पण आम्ही जाहीर रीतीनं आम्ही जे मांडली होती की यावेळीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक अधिक मजबूत पक्ष, मोठा पक्ष म्हणून आता उभारला आहे। कारण 2004च्या नंतर 2009 मध्ये जेव्हा विधानसभेची निवडणुकी होते त्यावेळेस काँग्रेसची भूमिका होती की आमचे लोकसभेची संख्या जादा आहे, राष्ट्रवादीची कमी आहे आणि म्हणून आम्ही राष्ट्रवादीची जागा विधानसभेच्या वेळीस कमी करणार। त्यावेळीही आम्ही खूप म्हणजे त्यावेळी आग्रह केला की असं करू नका, एकदा युतीचा आमच्या आघाडीचा एक प्रिन्सिपल ठरलेला नंतर 124 जागा 2004 मध्ये आमच्याकडे होती, ती कमी करू नका। अशा राजकारणामध्ये उतार चढाव थोडेफार कमी जास्त होत असतात, एक आपला आघाडीचा धर्म आपला असावा। तरी देखील काँग्रेसने त्यावेळीच आमची जागा कमी केली होती। आता 2014च्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काँग्रेसपेक्षा दुप्पट जागा लोकसभेमध्ये लागलेल्या आहेत आणि त्यामुळे आमचाही आग्रह आहे आणि आमचा आग्रह नुसता लोकसभेच्या आधारावरच नव्हे, लोकसभेची संख्या पण जादा होती, त्याचबरोबर विधानसभा वाईज जर आपण त्याचा ॲनालिसिस केला तरीही आमची जागा काँग्रेसपेक्षा जादा होती। कालच्या आता जिल्हा परिषदच्या इलेक्शन्स जे आता राज्यभरात झाले त्यामध्येही सर्वात जास्त अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे निवडून आलेले आहे, ही पण वास्तव आहे। आणि म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एक ताकद, त्याला लक्षात ठेवून आपण आम्हाला यावेळीस निम्म्या जागा द्या असा आग्रह आम्ही सुरुवातीपासून तिथे त्यांना केला होता। अनेक दिवसापासून हे दिल्लीत चर्चा झाल्यानंतरही आम्ही वारंवार काँग्रेस पक्षाला विनंती आम्ही करत होतो की हा विषय लवकरात लवकर संपवला पाहिजे, कारण आता निवडणूक केव्हाही लागू शकते। तरी देखील फार गंभीरताने हा हम लोगों ने
ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष के जैसे ही ये लफ्ज सामने आए, वैसे ही देश के दो बड़े राजनीतिक दिग्गजों के बीच 25 साल पुराना याराना टूट गया। 25 साल पुराना टूट गया याराना। जी हाँ, पिछले कई दिनों से चली आ रही माथापच्ची के बाद आखिरकार फैसला ले लिया गया और 25 साल बाद बीजेपी और शिवसेना की ये राह बदल गई। मतभेद सीटों के बंटवारे पर था, मतभेद सीएम की कुर्सी पर था, मतभेद आत्मविश्वास पर था, मतभेद कहीं न कहीं अहंकार का भी था। वजह कितनी भी रही हो, नतीजा यही रहा कि 25 साल पुराना टूट गया याराना। बहुत मुमकिन है कांग्रेस मुक्त भारत के लिए जो एनडीए का गठबंधन बना था, उसका आज सबसे बड़े हिस्से का एक कोण अलग हो गया। बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो यकीनन आज आहत होते। भविष्य की बात करें तो अब महाराष्ट्र के दो बड़े मराठा, दो बड़े दोस्त, दो बड़े रफीक अब एक दूसरे के रकीब बन चुके हैं। मकसद 15 अक्टूबर है, जब महाराष्ट्र में चुनाव हैं और इस दफा 25 साल बाद शिवसेना के खिलाफ बीजेपी है, उद्धव के खिलाफ फडणवीस हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 19 अक्टूबर को अब महाराष्ट्र की जनता किसको चुनती है। 25 साल पुराना टूट गया याराना। जी हाँ, 25 साल पुराना आखिरकार टूट गया याराना। यहां सवाल 25 साल की दोस्ती का तो है ही, यहां सवाल भविष्य के सियासी समीकरण का भी है। नामांकन के 2 दिन बचे हैं और अब शिवसेना और बीजेपी की राहें बदल चुकी हैं। अब ऐसे में दोनों पार्टियां 288 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेंगी तो कैसे 2 ही दिन में इतने सारे उम्मीदवार वहां कहां से एकजुट करेगी? कैसे इतने बड़े महाराष्ट्र में प्रचार किया जाएगा? सवाल यहां भी है कि कहीं अंदर ही अंदर कुछ और तैयारी तो नहीं, कहीं सियासी समीकरण में किसी नए गठबंधन की आहट तो नहीं। सवाल यह भी है कि क्या यह गठबंधन केंद्र में भी टूट जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो शिवसेना के नेता अनंत गीते जो केंद्र में मंत्री हैं उनको भी पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। सवाल एकदम से कई सारे सामने खड़े हैं। राजचक्र में आज एक एक कर सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ आज मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार स्मिता मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरजभान कटारिया जी, कांग्रेस नेता देवेंद्र पटेल जी, नागपुर में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर जी, साथ ही मुंबई में हमारे साथ जुड़े हैं शिवसेना नेता प्रकाश सुर्वे और एनसीपी नेता नरेंद्र बर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र का आज का सफर। 25 साल पुराना टूट गया याराना। तो वही हुआ जिसकी आशंका हम बार बार प्रकट कर रहे थे इस मंच से। बार बार यह दावा किया जा रहा था, अभी कुछ घंटे पहले तक भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की ओर से भी, कांग्रेस एनसीपी की ओर से भी कि यह 25 साल और 15 साल का पुराना याराना है, यह कायम रहेगा। छोटे मोटे मतभेद होते रहे, लेकिन जो सूत्र बता रहे थे, जो संकेत मिल रहे थे, वो यह था कि महाराष्ट्र में एक नए समीकरण की खिचड़ी पक रही है। नंबर 1। नंबर 2, ये दूसरा यह था कि भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश प्राप्त हुआ लोकसभा चुनाव में, जो विशाल जनादेश प्राप्त हुआ, उससे उनके आत्मविश्वास में काफी वृद्धि हुई थी। वह यह मानकर चल रहे थे कि महाराष्ट्र में अकेले के दम पर पूर्ण बहुमत हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आप इसे अति आत्मविश्वास कह लीजिए, अहंकारी भावना कह लीजिए, लेकिन यह एक हकीकत है। सारे उठा पटक जो पिछले 8-10 दिनों से चल रहे थे, कल रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विश्वस्त
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच बातचीत हुई और उसके बाद एक खबर आ गई, आज अमित शाह मुंबई पहुंचने वाले थे, उनका दौरा रद्द कर दिया गया। तभी संकेत मिल गए थे कि कुछ न कुछ अनहोनी होने को है और वो हो गया। औपचारिक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि सारा तोहमत शिवसेना पर लगा दिया कि शिवसेना के अड़ियल रवैये के कारण हमने तो बहुत कोशिश की कि साथ निभाए 25 साल पुराना याराना कायम रहे, लेकिन मजबूरन उन्हें यह फैसला करना पड़ा कि अब चुनाव में 15 अक्टूबर को होने वाले मतदान में भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर चुनाव लड़ेगी। एक हुआ, दूसरी ओर जो एक तस्वीर उभर रही है वह एनसीपी और कांग्रेस के बीच के गठबंधन को लेकर भी अभी हो सकता है कुछ मिनटों में यह घोषणा हो जाए कि एनसीपी ने भी अपना रास्ता भारतीय जनता पार्टी की तरह अलग कर लिया। चूंकि यह ध्यान रखें, मैंने यह कोई भी राजनीतिक समीक्षक जिसकी नजरें महाराष्ट्र की राजनीति पर लगी हुई थी, वह इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटा नहीं कि एनसीपी और कांग्रेस की राहें भी जुदा हो जाएंगी। इस पर अनेक कारण हैं, उस पर चर्चा हम चर्चा के दौरान बाद में करेंगे, लेकिन अब यह सामने आ गया कि अभी कुछ घंटे बाकी हैं। परसों 27 तारीख आखिरी दिन है नामांकन का, और पहले हम तो सोचा था कि चलो श्राद्ध पक्ष खत्म होगा तो इनका भी श्राद्ध खत्म होगा, ये तर्पण करेंगे, सब करेंगे, लेकिन नवरात्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ने एक कड़ा फैसला ले लिया है। पटेल साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछा, आप थोड़ा प्रसन्न पहले हो रहे होंगे कि चलिए आप ये अगर वो महायुति टूटती है तो कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को लाभ पहुंचेगा, पहुंचता, लेकिन अब जो संकेत अभी प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और शायद उसमें घोषणा भी हो जाए कि वो अलग होते हैं, वैसी हालत में आपकी स्थिति भी पहले ही खराब थी और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य में आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में सत्ता का समीकरण होगा तो कैसे होगा, और क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सत्ता में अकेले वापस आ सकती? आज की जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं जी, इस परिस्थिति में मैं मानता हूं जी, कि जहां तक दोनों गठबंधनों की बात है, जी, पूर्व में भी मैंने कहा था गठबंधन धर्म विश्वास और त्याग से चलता है जी, और ये दोनों चीजों की कमी निरंतर हमको देखने को आ रही है जी, और यही सबसे बड़ा कारण रहा कि जो 25 साल पुराना गठबंधन भाजपा और एनसीपी का था, उसमें भी एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जी, का लोभ मुख्यतः एक केंद्र बिंदु रहा, जिसके कारण ये गठबंधन यानी त्याग की भावना नहीं रही, विश्वास नहीं रहा और व्यक्तिगत स्वार्थ कह लो, लोभ कह लो, उसके कारण ये गठबंधन टूटा। वही स्थिति तो आज की परिस्थितियों में कांग्रेस एनसीपी के बीच में आ रही है। यदि मुख्यमंत्री का मोह एनसीपी करती है तो ये गठबंधन भी टूट सकता है। चलिए ऐसा करते बड़े साहब, हम थोड़ी देर प्रतीक्षा ही कर लें जी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ मिनटों की बात है जब वो एनसीपी अपना रुख स्पष्ट कर देगी। हमारे साथ कटारिया जी भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। कटारिया जी, मैं आपसे जानता हूँ कि अब क्या होगा, कहीं यह जो फैसला आपकी पार्टी ने लिया महाराष्ट्र में एकला चलो की नीति पर चलने की, तो क्या इसमें कहीं अति आत्मविश्वास अथवा अहंकार की भावना तो शामिल नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको अब ऐसा लगता है कि ये कुछ घंटों के अंदर आप सारे उम्मीदवारों का चयन कर उन्हें मैदान में उतार कर पूर्ण बहुमत के साथ महाराष्ट्र की सत्ता पर आसीन हो पाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपको। जी जी, आपके 2 प्रश्न अभी मेरे समक्ष आए। जी पहला प्रश्न कि एकला चलो नीति पर जी, भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है, जी, मैं स्पष्ट कर दूं। इससे पहले अभी 2 राज्यों के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जी, हरियाणा प्रदेश में भी एक प्रदेश स्तरीय दल के साथ हमारा गठबंधन था जी, और उस गठबंधन में भी मुख्यमंत्री की बात को लेकर जी, गठबंधन से अलग अलग हुए। वही स्थिति आज महाराष्ट्र की हो गई है। आप देखेंगे एक बार आप थोड़ा कटारिया जी, मैं थोड़ा आपको बताएं, अभी एनसीपी की ओर से घोषणा हो गई है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का भी गठबंधन टूट गया।
और यह है जैसा कि 25 साल पुराना गठबंधन आज नवरात्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का टूटा, उसी तरह 15 साल पुराना गठबंधन कांग्रेस एनसीपी का टूट गया। मतलब चारों पार्टियां जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं प्रदेश की, वो अब स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए, और यह स्पष्ट है अब जो भी नए समीकरण होंगे अगर कुछ तो चुनाव परिणाम के बाद होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी जैसा कि उसको विश्वास है, उसने दावा किया है, वो अकेले पूर्ण बहुमत में आएगी, तब तो किसी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उन्हें किसी और दल की आवश्यकता पड़ती है, विधायकों की जरूरत पड़ती है, आमदारों की जरूरत पड़ती है, तो दरवाजे खुले हुए हैं। एक तो एनसीपी, क्योंकि आपको मैं बताऊं एक बात बहुत साफ है, पवार साहब जिनके विषय में मशहूर है कि बिना पावर के वो नहीं रह सकते हैं, ये बहुत मशहूर है। आज जब उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ा था, उस समय कांग्रेस केंद्र में सत्तारूढ़ थी। उसके बाद उन्होंने स्थिति ये हुई कि फिर उन्होंने उसी रास्ते को अपनाया और कोई समझौता करके कोई सत्ता में आ गए, केंद्र सरकार है। अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कम से कम 5 साल तो रहेगी ही। और जो संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस स्पीड में, जिस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और विकास के नारे के साथ उन्होंने पूरे विश्व को आकर्षित किया है, भारत की ओर देखने को मजबूर किया है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ और नया समीकरण बाद में बन सकता है। लेकिन अब हम चलते हैं सीधे, देख ले अभी जो नया ये जो गठबंधन टूटा एनसीपी कांग्रेस का, तो एनसीपी के प्रवक्ता का क्या कहना है। लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। बना कटारे जी, अभी आप अच्छा हमारा संपर्क बन गया। हाँ, मेरा ये गठबंधन तोड़ने की घोषणा जो हमारे राष्ट्रीय नेता प्रफुल्ल पटेल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के सामने की है जी, ये बहुत ही दुख की बात है जी, क्योंकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब चाहते थे कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है, जिसके दहलीज पे हम खड़े हैं, ये हम कांग्रेस और एनसीपी मिल के लड़े हैं। जी 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 10 साल से हम यूपीए में साथ में सरकार में थे, 15 साल से हम यहां पे सरकार में हैं और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग से हम चल रहे थे। हमारा कांग्रेस से इतना ही कहना था कि 2009 में आपके सांसद ज्यादा चुनकर आए, हमने आपको विधानसभा की सीटें ज्यादा छोड़ी। 2014 में हमारे सांसद ज्यादा चुनकर आए और ये गठबंधन का धर्म है। गठबंधन एक प्रिंसिपल पे चलता है और वो प्रिंसिपल ये था कि हमारे सांसद ज्यादा है तो आप हमें ज्यादा विधायक की सीटें छोड़ें। लेकिन हमने तो इतना कहा कि ठीक है, आप हमें ज्यादा नहीं देना चाहते, आप 144 50% पे हम लड़ते हैं जी। और साथ में हमने ये भी कहा कि 15 साल से हमने आपको मुख्यमंत्री दे रखा था जी। इस चुनाव में अगर एक बार फिर महाराष्ट्र की जनता हमको सत्ता में लाती है तो 2.5 साल मुख्यमंत्री रोटेशन में होना चाहिए, क्योंकि 2004 में हम कम सीटों पे लड़कर हमारे विधायक ज्यादा चुनकर आए थे, वो ज्यादा सीटों पे लड़े थे कांग्रेस पार्टी, कम विधायक आए। गठबंधन के धर्म के मुताबिक हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। उस वक्त भी हमने बड़प्पन दिखाया, महाराष्ट्र के हित में सेक्युलर फोर्स डिवाइड नहीं हो, इसलिए आदरणीय पवार साहब ने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री उन्हें दिया जाए। तो इस बार जो हमारी मांग थी वो जायज थी और हम उसी को लेकर, चीजों को लेकर हम आगे चल रहे थे। और सबसे दुख की बात कि जब गठबंधन की चर्चा चल रही है, बातें हो रही है, तो कल कांग्रेस ने 118 विधायकों की पहली सूची उन्होंने जाहिर की, हमें विश्वास में लिए बिना। जी जी। मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र को और इस देश को जी कि यूपीए के जितने घटक दल थे जी, सब उनको छोड़कर चले गए हैं, सिर्फ एक एनसीपी उनके साथ खड़ी रही है।
और उसके बावजूद कल रात को हमें विश्वास में नहीं लेते हुए उन्होंने अपनी पहली विधायकों की सूची जो जाहिर की है, जो कि गठबंधन के धर्म के खिलाफ है। हम नहीं चाहते थे कि यह गठबंधन टूटे, आदरणीय पवार साहब नहीं चाहते थे कि यह गठबंधन टूटे, लेकिन जिस तरह का बर्ताव कांग्रेस ने किया तो मजबूरन आज हमें यह निर्णय लेना पड़ा। वर्मा जी, आपने एक बातें बड़े जोर देके कही कि आपके जो सरकार पिछले 5 वर्ष से चली थी वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग में थी। इस पर बहस हो सकती है क्योंकि सभी पूरा प्रदेश जानता है कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और एक समय तो ऐसा भी आया जब आपके अध्यक्ष शरद पवार ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री चौहान पर आरोप लगाया कि शिथिल मुख्यमंत्री हैं, काम नहीं करते हैं, फाइलों का अंबार पड़ा हुआ है, विकास की योजनाएं ठप पड़ गई हैं। इसलिए अंडरस्टैंडिंग है। हमेशा टकराव, ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर हो उसमें टकराव कई बार आए, कई ऐसे मुद्दे भी सामने आए विकास के जिस पर आप लोग का टकराव हुआ है। हाँ, तो यह चीजें तो हमेशा नहीं, ऐसा नहीं रहा अब, लेकिन जो सच्चाई है वर्मा जी, सच्चाई आप भी स्वीकार करेंगे कि आपकी पार्टी अर्थात आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में गठबंधन टूटे, बिखराव हो और तब आप भी प्रचय, चूंकि वहां पर जो सुगाहट है नए समीकरण की है और यह समीकरण बनेगा लेकिन चुनाव परिणाम के पश्चात। क्योंकि जैसा मैंने कहा, देखिए एक बहुत दुखद बात है, हम लोग सब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और भारतीय लोकतंत्र की सफलता पर बहुत अहंकार से बातें करते हैं, लेकिन कुछ अपवाद छोड़ दें तो आज न तो कोई सिद्धांत की राजनीति कर रहा है, न कोई मूल्य आधारित राजनीति कर रहा है, सभी स्वार्थ की, वो भी निज स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। आपका दल भी, आपके नेता भी उससे अछूते नहीं है। बहरहाल अब फिर अब कटारिया जी के पास चलते हैं। कटारिया जी, अभी आपसे जो चर्चा हो रही थी चौधरी ने गई, अब जो है आपका रुख क्या रहेगा? क्या जैसे आप सचमुच अकेले प्रदेश में बहुमत में आ पाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं जी, राजनीति में संभावनाएं आखिर तक समाप्त नहीं होती। जी, आपने किस प्रकार आकलन लगाया है कि अब जो कुछ होने वाला है वो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद होने वाला है। जी, मैं फिर एक बात कह दूं, जी, इस समय कि जो हालात देश में हैं जी, और आपने स्वयं इस बात को अभी कहा है जी, कि माननीय शरद पवार जी पावर से दूर, सत्ता से दूर नहीं रह सकते। जी, यह महाराष्ट्र की जनता भी जानती है और हमारे जो विपक्ष में जो इस समय 15 साल से सत्ता में थी वहां के कांग्रेस एनसीपी, वो भी जानते हैं जी, कि वो लंबे समय से सत्ता से दूर होने वाले हैं जी, और अपने रास्ते चुनाव से पहले ही अलग कर लें। और मुझे लगता है कि आपको कुछ इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि 27 तारीख की 5 बजे तक नामांकन है, 25 तारीख को हम आपके प्राइम टाइम में हैं। जी, कल का बहुत महत्वपूर्ण दिन जी, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए होने वाला है। विभिन्न प्रकार के नए समीकरण भी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। महाराष्ट्र की जनता जिस प्रकार देश में जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि महाराष्ट्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बने और केंद्र के साथ तालमेल करके, हालांकि कांग्रेस की लंबे समय तक वहां सरकार रही है, 15 साल सरकार रही है और केंद्र में भी 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 रहा है, पर जो हालत आज महाराष्ट्र प्रदेश की है, मैं अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवास पे था, लोग त्राही त्राही कांग्रेस एनसीपी सरकार में आपकी बात महसूस नहीं, कर ये रहे बात थे। पुरानी पड़ गई। आप वहां ये महा- बात, आपकी बात मानता हूं कि महाराष्ट्र की जनता वर्तमान शासन से, कांग्रेस एनसीपी की जो सरकार है उससे त्रस्त है, छुटकारा चाहते हैं। लेकिन यहां मुद्दा यह होता है कटारिया जी कि अब चूंकि 25 सालों से आपके सारे कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में अलग अलग विधानसभा, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक साथ मिलकर, दिल से, हृदय से मिलकर के कार्यरत थे कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ, लेकिन अब वो अचानक बिखरा हुआ है। ऐसे में क्या इस बात की प्रबल आशंका नहीं है कि अब वे कार्यकर्ता, चूंकि यहां पर बूथ की लड़ाई है, प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई है, वैसे में आपके भी कार्यकर्ता और शिवसेना के भी कार्यकर्ता एक दूसरे को गिराना में ज्यादा ध्यान देंगे बनिस्पत की स्वयं जीतने में। देखिए, मैं एक बात फिर आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं जी,
कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है जी वह एक संगठन का बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता है। उसको संगठन की विभिन्न योजनाओं से तैयार किया जाता है। जी एक प्रश्न आपका था, मैं उसको साथ ही जोड़ रहा हूं। आपने जी। कहा कि 2 दिन में कहां से लाएंगे कार्यकर्ता जी। जो चुनाव लड़े। नहीं, उम्मीदवार कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहे, हाँ, उम्मीदवार। कार्यकर्ता को ही उम्मीदवार बनाया जाता है। जी जो पार्टी के कार्यकर्ता होंगे उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे समय से जो अब ये पितृपक्ष निकला है, हमारी पार्टी ने पूरी व्यवस्थित तैयारी कर रखी है और हम हर स्थिति से, हर अनुकूल में, हम गठबंधन में रहते तब भी और गठबंधन से बाहर जा रहे हैं तब भी, बहुत जल्दी और संभावना है कि कल ही हमारी जो है पूरे प्रदेश में महाराष्ट्र की सभी सीटों पर चुनाव प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। हमने इसको स्क्रूटनी वगैरह करके बहुत पहले सारा काम तैयार कर रखा है। दूसरी बात कि आज शिवसेना का और भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो 25 साल से एक गाड़ी में एक पहिया शिवसेना का और दूसरा पहिया भाजपा का जुड़ के चल रहा था, मैं मानता हूं निश्चित रूप से इस समय कई रूप इस गठबंधन के टूटने से होने वाले हैं, परंतु जो स्थिति है, महाराष्ट्र का जो मतदाता है, महाराष्ट्र के मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने का अपना मन पहले से ही बना रखा है। वो लोकसभा चुनाव में भी स्पष्ट रहा है। शिवसेना हमारी इतनी विश्वास की सहयोगी दल थी। लोकसभा चुनाव में भी हमने चुनाव इकट्ठा लड़ा, इससे पहले वहां निगम के चुनाव हुए या विधानसभा, इकट्ठे रहे हम। 25 सालों का जो गठबंधन होता है बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लंबा गठबंधन होता है कि याराना होता है, जैसा आप ठीक बता है, भी रहे हैं। कटरे जी आपके पास आएंगे, चूंकि आपने पुरानी बात की। ये बात सही है कि 25 साल पुराना गठबंधन टूटना यह कोई छोटी घटना नहीं है। इसमें बहुत सारे अभी पेच है। केंद्र में शिवसेना केंद्र की सरकार में भी शामिल, उसका क्या होगा। और सबसे महत्वपूर्ण अभी आपके पास हम आने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, कि 2 दिन पहले नागपुर से संघ ने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट आदेश दिया था कि सिद्धांतों के आधार पर यह पुराना जो गठबंधन है, शिवसेना हमारी पुरानी सहयोगी है, उसके साथ किसी तरह से भी गठबंधन टूटा नहीं चाहिए। आप इस पर आपके पास फिर आएंगे। स्मिता जी, अभी आपने ये देखा, अभी आज जो है महाराष्ट्र की राजनीति ने देश की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा, जब 4 बड़े दल, एक का 25 साल पुराना गठबंधन, दूसरे का 15 साल पुराना, और जैसे सारे प्रतिनिधि दावा कर रहे हैं, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी, और एक दूसरे पर खेलना चाहते हैं। लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव न केवल प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाला है, बल्कि केंद्र की राजनीति पर भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोच करके एकला चलो के रास्ते को अपनाया? नहीं, जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने सोच करके ये फैसला लिया है, जी। और दरअसल फैसला बहुत पहले ले लिया गया था। वो केवल कोशिश ये हो रही थी कि विरोधाभासी रिपोर्टें आ रही थी, तो अगर गठबंधन रह जाता है तो बेहतर है। लेकिन आपको याद होगा, आपने चूंकि सवाल ये पूछा है कि क्या सोचकर इतना कड़ा फैसला लिया गया होगा, मैं ये बताना चाहूंगी कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके मुंह पर तमाचा मार के शिवसेना के नेताओं ने प्रतिभा पाटिल को समर्थन दिया था, संसद में उनके लिए वोट कर दिया था, उनके विधायकों ने, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई थी। इससे साफ पता चलता है कि आज बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी अलग है और बीजेपी के सोचने का तरीका भी, राजनीतिक जो विश्लेषण है उनका, बदल चुका है। बीजेपी हैज फाउंड अ न्यू काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस टुडे। ये जरूर है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उल्टा पड़ गया उनका कॉन्फिडेंस, बिहार में भी बहुत अच्छे उत्साही नतीजे नहीं रहे। देखे तो राजस्थान में और गुजरात तक में, जी हाँ, प्रधानमंत्री का राजस्थान का जो तो सबसे हैरान करने वाला वो नतीजा है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि चाहे नतीजे अनुकूल हो या उल्टे पड़े, लेकिन अब बीजेपी एक बड़ा गैम्बल राजनीतिक खेलने के लिए सोच रखा है बीजेपी ने, और ये आप देखेंगे धीरे धीरे दक्षिण में भी दिखाई देगा, नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देगा, बंगाल में सामने आ चुका है और दूसरे प्रदेशों में भी। मुझे लगता है कि बीजेपी आने वाले समय को लेकर, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि कम से कम प्रदेशों में जो भी उलटफेर होते हैं, बदलाव होते हैं, कम से कम दिल्ली में 5 साल के लिए बीजेपी के पास मैंडेट है। हाँ, ये ठीक है, उसमें कई पेच हैं, जैसे कि अभी राज्यसभा में क्या होगा, अगर अनंत गीते इस्तीफा दे देंगे मंत्रिमंडल से, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन क्या एनडीए के भी बाहर हो जाएगा शिवसेना? और अगर हो जाएगा तो क्या बाहर से समर्थन करता रहेगा जब कोई बिल आएंगे, कोई अहम विधेयक आएंगे, उस समय क्या शिवसेना लगता तो नहीं? देखिए, आपने कहा, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मुझे ये लगता है
कि अनंत गीते मंत्रिमंडल से अब बाहर इसलिए उनको होना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही अनटेनेबल स्थिति होगी कि वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और आप समझते हैं कि जब नया ब्रेकअप होता है तो कड़वाहट और ज्यादा रहती है। तो अनंत गीते बेशक अगले 1-2 दिन में अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप देंगे, लेकिन सदन के अंदर मुझे लगता है कि शिवसेना अभी भी यूपीए की ओर नहीं जाएगी। वो एनडीए की तरफ, अगर एनडीए में शामिल न भी रहे तो वो सरकार के साथ शायद पसंद करेगी होना, नंबर 1। नंबर 2, विधानसभा के बाद की स्थिति। ठीक है, शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार का तो खेल बिल्कुल साफ था कि अगर महायुति नहीं चलती है तो वो तो कांग्रेस के साथ कतई चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का जो बैगेज वहां प्रदेश में है उसको वो ढोएं और लिहाजा फिर वो विपक्ष में उनको बैठना पड़े। वो चाहेंगे कि स्थिति ऐसी तैयार हो कि पोस्ट पोल में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतना तो तय है कि महाराष्ट्र में अब जबरदस्त रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस होने का समय आ गया है। मैं ये देखती हूँ बीजेपी की बातों में कुछ तो विरोधाभास हैं। जैसे बीजेपी के प्रतिनिधि ने अभी कहा कि हमारे पास पूरे विधायकों का टिकट लड़ने के लिए लिस्ट तैयार है। अगर आपके पास लिस्ट तैयार है और कल तक आप नामांकन भरने की स्थिति में हैं, तो आप शिवसेना को क्यों दोष दे रहे हैं कि उसने आपको पुश किया तोड़ने के लिए? इसका मतलब आप में भी बहुत ज्यादा आग्रह नहीं रह गया था। स्मिता जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात बताई कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में अति आत्मविश्वास आ गया है, और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ अहम की बातें भी उसमें आई हैं। वाले फैक्टर मैं में दो बात बताता हूं, ये जो हिंदुत्व का अलायंस है, नहीं, हिंदुत्व के अलावा व्यक्तिगत अहम की बात यहाँ पर, तो वो भारी पड़ गया। आज ये मौका है, वो विचारधारा पे भारी पड़ गया। ये मौका है जब ये बताने का समय आ गया है। आपको याद होगा जब मोदी का नाम सामने भारतीय जनता पार्टी ला रही थी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में, तब उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने सुषमा स्वराज का नाम आगे बढ़ाया था। सुषमा स्वराज का नाम, यही नहीं, अभी 7 दिन पहले जब ये विवाद की शुरुआत हुई थी, सुषमा जी को उसमें नहीं, तब उद्धव ठाकरे ने साफ कहा था कि महाराष्ट्र प्रदेश में मोदी लहर नहीं, बाल ठाकरे लहर है। यह भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई होगी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, ये 2 मौके पर। और ये सीधे मोदी ये लगातार वॉच करते हैं। हाँ, ये लगातार उद्धव ठाकरे के बयान और उनके लेख और... नहीं, वही कहेंगे, ये सीधे शिवसेना मोदी को टारगेट कर रही थी। यह भी कहीं, चूंकि कल, जैसा मैंने बताया, कल अमित शाह को बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की, और आज जो उनका महाराष्ट्र का दौरा था, मुंबई का दौरा था, उसको कैंसिल करवाया। संकेत मिल गया था कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आज हालांकि ये तो तैयारियां चल ही रही थी। आपको तो पता है कि बीजेपी की 288 की लिस्ट तैयार है पिछले कई दिनों से। पिछली सीईसी में वो लिस्ट तैयार करके रिजर्व में रख ली गई है कि जब वक्त आएगा उसको हम रिलीज कर देंगे उस लिस्ट को। और कम से कम 70-75 विधायकों को आज यहां से जो पार्टी की तरफ से कागजात भेजने होते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए हैं इनकी तरफ से। ठीक है, लेकिन आप फिर आएंगे एक बार, जरा हम लोग फिर कांग्रेस और एनसीपी, चूंकि पटेल साहब बैठे हुए हैं और हमारे मेहमान राष्ट्रवादी कांग्रेस के नरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा जी, आपके साथ बात अधूरी रह गई थी, अब फिर आपके पास वापस आते हैं। जैसा मैं बता रहा था कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना मानस बना लिया था अकेले चुनाव लड़ने के, और जो संकेत आपके नेतृत्व से आ रहे थे, हालांकि इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले तक आपका भी यह ख्याल था कि यह आपके जो अघाड़ी है कांग्रेस और एनसीपी के कायम रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये प्रतीक्षा, ये सभी राजनीतिक पर्यवेक्षक बता रहे थे, वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस से अलग होकर के एनसीपी चुनाव लड़ेगी। यह आपके ऊपर पहले था। ऐसे में कहीं आपकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरह अति आत्मविश्वास से लबरेज तो नहीं है, और आप अकेले चुनाव में जाकर के सोच रहे होंगे कि आपको बहुमत मिल जाएगा? और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो इसका आधार आखिर है तो क्या है? देखिए जी, एनसीपी कभी नहीं चाहती थी कि यह गठबंधन टूटे। ये जो गठबंधन टूटा है, ये अति विश्वास जो है ये कांग्रेस ने दिखाया है। कल रात को जब बातें गठबंधन पे चर्चा चल रही है, सीटों के बंटवारे पे बातें हो रही है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कल रात को 118 सीटों की पहली लिस्ट उन्होंने जाहिर की।
हमारा ये कहना है, हम कभी नहीं चाहते थे कि ये गठबंधन टूटे। हम चाहते थे कि ये गठबंधन हम भी हमारी पूरी 288 प्रत्याशियों की हमारी भी लिस्ट तैयार थी, लेकिन आदरणीय पवार साहब चाहते थे कि ये गठबंधन हो। अभी यहां बीजेपी के नेता कटियार जी ने उल्लेख किया कि शरद पवार कभी भी पावर के बिना नहीं रह सकते। मैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं कि 1999 में जब राष्ट्रवादी जन्मी थी तो हमारे 8 सांसद चुनकर आए थे और उस वक्त केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी। आदरणीय अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त हम एनसीपी कांग्रेस के साथ लड़कर 8 सांसद चुनकर नहीं आए थे। हम अपनी ताकत पर लड़कर, हमारी पार्टी उस वक्त सिर्फ 2-3 महीने पुरानी थी। हम चाहते अगर पवार साहब पावर के बिना नहीं रह सकते, जो इस महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उस वक्त वो एनडीए के साथ जा सकते थे। तो ये कहना कटियार जी गलत होगा। शरद पवार जी ने हमेशा विकास को ध्यान में रखते हुए, आपको मैं जानता हूं कि वो उनकी परिपक्वता जब गुजरात के अंदर भूकंप आया तो अटल जी ने ही उनका वहां भेजा बीच था। में आपको टोकना चाहूंगा। आपने जो बात की वो ठीक है कि वो एनडीए की सरकार 99 में थी, लेकिन महाराष्ट्र में आप कांग्रेस के साथ सत्ता में आए, आप उनके साथ बैठे, आप सत्ता में, आपकी पार्टी बैठी कांग्रेस के साथ। जी नहीं, हम बैठे जी, हमने सेक्युलर, क्योंकि शरद पवार जी ने हमेशा धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने के दिशा में उनका कदम रहा है। उन्होंने हमेशा सेक्युलर ताकतों को, और आज भी हम चाहते थे कि एनसीपी कांग्रेस का जो सेक्युलर मिजाज है, जो सेक्युलर हमारे विचारधारा है, उसमें कहीं टूट नहीं आए और उसका फायदा कहीं जातिवादी शक्तियां नहीं ले। आपने देखा है जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में जातीय दंगे कितने भड़के हैं। आपने देखा कि उनके सांसद जो है, फिर वो साक्षी महाराज हो या और कोई उनके जो नेता है, वो किस तरह से जहर उगल के समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो शरद पवार जी ने हमेशा इस देश की धर्मनिरपेक्षता को ताकत देने की बात कही है। काफी रोचक, आपने बहुत रोचक बात बोली कि शरद पवार और आपकी पार्टी सेक्युलर है और धर्मनिरपेक्षता का साथ दिया है। एक सीधा सवाल आपसे, क्योंकि ये हमारे बाद में रेफरेंस में काम आएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी सेक्युलर मानती है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी सेकुलर मानती तो उसके पहले हम उनके पास एनडीए 99 में अटल जी के साथ हम सरकार में 8 सांसद को लेकर आज के वो उस समय परिस्थिति अलग थी। मैं सीधा हाँ ना में जवाब चाहिए, क्योंकि यह बाद में संदर्भ में काम आएगा। क्या एनसीपी भारतीय जनता पार्टी को धर्मनिरपेक्ष मानती है? हाँ ना आप जवाब दीजिए, अपना बोल सकते हैं। जी नहीं, बस ठीक है। अब ये भविष्य में, अब ये चुनाव के बाद जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, नहीं बिल्कुल सही है, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उस वक्त जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसके पीछे कौन सी ताकतें थी, बीजेपी का उसके पीछे क्या भूमिका थी, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। उस वक्त सिर्फ शरद पवार एक ऐसे नेता थे, कोई भी सेकुलर पार्टी के नेता ने नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद टूटी है, उसका वहां पहले निर्माण करो और उसके जिसमें जो दोषी है उनको जेल में भेजो। ये कहने वाले शरद पवार एक राष्ट्रीय नेता थे। इससे हमारी भूमिका, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाना चाहिए। वर्मा जी, अभी हाल में कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक ऐसी घोषणा की पूरे देश के अल्पसंख्यकों को, मैं उस शब्द अमूमन नहीं दोहराता, बोल रहा हूं कि देश के मुसलमानों को राष्ट्रभक्त निरूपित किया है, कर दिया, जो बिल्कुल अपनी लाइन से हट करके, जैसा कि पहले शायद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं कहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, जिनके ऊपर आरोप लगता था कि ये तो हिंदू हृदय सम्राट है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये समाज को सांप्रदायिक आधार पर इन्होंने गुजरात में बांटा, उस नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों को राष्ट्रवादी होने का प्रमाण पत्र दिया है। तो ऐसे में जब उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो क्या आप उन्हें ऐसा मौका आने पर समर्थन देंगे? नरेंद्र मोदी जी का यह बयान राजनीति से प्रेरित है जी।
राजनीति तो सभी राजनीति कर रहे हैं अगर वर्मा जी। नरेंद्र मोदी हकीकत में ये चाहते हैं, जी। अगर मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, बोलिए, बोलिए। आपने सवाल दिया है उसका जवाब ले लीजिए। जी। अगर हकीकत में नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो उन्होंने कहा है वैसा मानते हैं, तो योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज जैसे उनके सांसद जब मुसलमानों को देशद्रोही, दगाबाज और गद्दार कहते हैं, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों रहते हैं? और जब वो यूपी के बाई इलेक्शन में जहर उगलते हैं प्रचार के दरमियान, तो उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों रहते हैं? इससे आपके सवाल का जवाब आपको शायद मिल गया होगा। नहीं वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही बातों को रेखांकित किया। मैं आप ही की बात को बता रहा हूं, क्योंकि जब वो आदित्यनाथ ने जहर उगला, वहां के मतदाता ने अपना फैसला सुना दिया जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया, और इस उपचुनाव के परिणाम के बाद प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों के प्रशंसा में उनके राष्ट्रभक्त होने का प्रमाण पत्र दिया। अब मैं फिर आता हूं, मैं चूंकि अगर मैं पूछा, मैंने पहले कहा ये मेरे भविष्य में फ्यूचर रेफरेंस में काम आने वाला है, ये कर। अब एक सवाल और, जैसे ठीक है कटारिया जी ने बोला कि पवार साहब पावर के बगैर नहीं रह सकते, आपने जवाब दिया, लेकिन उसका भी जवाब मिल गया कि ठीक है केंद्र में इंडिया की सत्ता थी, लेकिन जब सरकार बनी महाराष्ट्र में तो वहां कांग्रेस साथ गए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके एक बड़े नेता जो आज भी मौजूद थे जब इस सारे कार्य में, एक ऐसा समय आया था वर्मा जी, मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने सोनिया गांधी को जाकर यह कहा था, उस समय तब वो केंद्र में मंत्री थे, वो कहा था कि मैडम अगर समय आएगा तो मैं पूरी की पूरी एनसीपी को आपकी झोली में डाल दूंगा। यह था जब वो केंद्र में सत्ता में थी। तो ऐसे मानस वाले व्यक्ति आज भी आपके नेतृत्व में मौजूद है, तो फिर कैसी नीति और कैसा सिद्धांत, सुविधा अनुसार उसमें बदलाव आएगा। इसमें कोई सत्यता नहीं है। ये आपको कहां से पता चला कि हमारे एक शीर्ष नेता ने आदरणीय सोनिया जी के झोली जाके कहा कि आपको पूरी की पूरी एनसीपी आपकी झोली में लाके डाल दूं? इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सत्यता इसमें नहीं है। एनसीपी के राज्य स्तर के नेता हो या केंद्र स्तर के नेता हो, ये धर्मनिरपेक्ष विचारों वाले नेता है। इन्होंने इस देश की धर्मनिरपेक्षता को ताकत देने का काम किया है। इस देश की जो सेकुलर फैब्रिक है उस पर कोई आंच नहीं आए, उस दिशा में इन्होंने हमेशा काम किया है। चलिए, ये तो भविष्य में आने वाला समय बता देगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम फिर आएंगे। इस बीच हमारे साथ शिवसेना के नेता प्रकाश सुर्वे जी जुड़ गए हैं। थोड़ा विलंब हुआ सुर्वे जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सुर्वे जी, ये क्या हो गया महाराष्ट्र में? बड़े आखिर अंत तक आपने भी कहा था कि ये महायुति कायम रहेगी, लेकिन आज क्या हो गया? बिखरा हो गया, टूट गया। आज युति टूट के अलग हो गई। ऐसे में अब आप क्या करेंगे? जैसा आपके नेता ने कहा था कि महाराष्ट्र में मोदी लहर नहीं बल्कि ठाकरे लहर है, बाल ठाकरे लहर है, तो क्या आप अभी भी इस पर कायम हैं और आपको यह विश्वास है कि 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में आप अकेले के दम पर सत्ता में आ पाएंगे? ये बात तो एकदम पक्की है कि हम अकेले के दम पे सत्ता पे आएंगे। सबसे ज्यादा सीट हमारी आएगी किसी भी हालत में। 150 का हमारा मिशन है और हम पूरा करेंगे, इसकी मुझे पूरी खातरी है, पूरी गारंटी है जी। नहीं वो कैसे क्या, लेकिन आज हुआ क्या? ये अचानक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ आ रही है सुर्वे जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये गठबंधन टूटने का सीधा आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि शिवसेना का रवैया बहुत अड़ियल रहा, न तो वो अपनी सीटों को कम कर रही थी और न मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ रही थी। उसके अड़ियल रवैये के कारण ही ये गठबंधन टूटा। मैंने सारा का सारा दोष आपके ऊपर दे दिया उन्होंने, क्या ये सच है? नहीं, हमारे पर कोई दोष नहीं आता है, ये सब झूठ है। मोदी साहब को गुजराती आदमी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना है। यहाँ 60% जनता है, वो मराठी जनता रहती है यहाँ। और मोदी साहब को अभी पंतप्रधान जी को अभी ख्वाब गिर रहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी गुजरात का हो। तो
ये ऐसा ही महाराष्ट्र की जनता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं, आज आपको तक क्या लगता है बीजेपी क्या कारण बढ़ी है, है? वो ये हमारे महायुति बलबूते पे बढ़ी टूटने का है। असली कारण अभी क्या है? मोदी जी आए हैं, जी 25 साल से बीजेपी जो बढ़ी है वो हमारे बलबूते पे बढ़ी है। आज भी बीजेपी का नीचे के लेवल तक, कैडर तक कोई कार्यकर्ता नहीं है। आज भी हमारे गट प्रमुख और चाल प्रमुख आज भी मजबूत शिवसैनिक है, और हमें पूरा वादा है, पूरा खातिर है कि हम लोग 150 से आगे निकल जाएंगे। लेकिन हमारा आपके नेता 150 का मिशन, उद्धव ठाकरे आदि सुरभि तक जी, सब सुरभि जी, पूरा हो जाएगा। आपके नेता उद्धव ठाकरे ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखा। आपको याद होगा जब उनका नाम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पार्टी ने आगे किया था, तब उनकी ओर से सामना भी लिखा गया और सार्वजनिक रूप से कहा भी गया कि सुषमा स्वराज एक बेहतर प्रधानमंत्री हो सकती है। और अभी हाल में 7 दिन पहले आपकी ओर से कह दिया कि महाराष्ट्र में मोदी लहर कोई आई नहीं, अगर कोई लहर है तो बाल ठाकरे लहर है। तो आपने हमेशा मोदी को ही निशाने पर रखा। क्या यह कारण नहीं है महायुति टूटने का? नहीं, बाला साहब ठाकरे की हमेशा लहर रही है। बाला साहब ठाकरे की लहर रही है, उनके आशीर्वाद हमारे पीछे है, मराठी जनता हमारे पीछे है। तो हमारे पूरा विश्वास है कि हम हमारा लक्ष्य हम पूरा करेंगे। ठीक है सुरभि जी, आपके पास हम फिर हाँ बोलिए। हाँ हेलो, हाँ बोलिए सुरभि, आ रही है आपकी आवाज? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है बॉस। अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उसे टूट गया है। अब हम सीधे नागपुर चलते हैं, जहां हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार समीर जी मौजूद हैं। चूंकि ये जो गठबंधन जो टूटा आज, ये चारों दोनों कांग्रेस एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का, इसका असर विदर्भ पर क्या पड़ने वाला है, हम समीर सूरज से जान लेते हैं। समीर जी, आज दोनों गठबंधन टूट गया, बिखर गया, एक 25 साल पुराना, दूसरा 15 साल पुराना। ऐसे में इसका असर विदर्भ की 62 सीटों पर क्या पड़ेगा, और क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के बल पर यह 62 सीटों में बहुमत अपने पक्ष में ला पाएगी, या फिर उधर कांग्रेस या एनसीपी की क्या स्थिति रहेगी? उनके खाते में आप एक पत्रकार के रूप में कितने कितने सीटें देख रहे हैं? विनोद जी। जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सुधाकर जी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही आवाज, बोलिए। हाँ विनोद जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आपके प्रश्न का जवाब देने आपके प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं कटारा जी के एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। बीजेपी के नेता कटारे जी ने जिक्र किया था। मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई जब महाराष्ट्र में अमित शाह और बीजेपी ने जो नारा दिया है कि महाराष्ट्र कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र और भाजपा युक्त महाराष्ट्र का निर्माण करना है, तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन टूटने के बाद अब वो नारा कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र देखने के लिए भाजपा को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे जो नजर आ रहा है इसके अंदर एक राष्ट्रीय लेवल पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा अब गठबंधन मुक्त राजनीति की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल भाजपा चाहती है कि वो उसके गठबंधन के सहयोगी को छोड़ के वो अपने पैरों पे आगे बढ़े। हरियाणा में उन्होंने देखेंगे लोकसभा चुनाव में जिस समय नीतीश कुमार नहीं, आपको मैं बताता हूं, लोकसभा चुनाव का आप पहला उदाहरण देखिए जब नीतीश कुमार अलग हुए, जिस पे भाजपा पूरी तरह से निर्भर थी, और जिस तरह से नीतीश कुमार की हार हुई बिहार में, उसके बाद भाजपा को हिम्मत आई गठबंधन छोड़ अपने दम पे लड़ने की। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई से हरियाणा जनहित के कुलदीप बिश्नोई से भाजपा अलग हो गई। कुलदीप बिश्नोई ने ईमानदारी से 20 सीटें मांगी थी। कुलदीप बिश्नोई ने कहीं भी यह नहीं कहा था कि मुझे मुख्य पद का उम्मीदवार बनाओ, क्योंकि बिश्नोई खुद चुनाव हार गए इस बार लोकसभा का। तो भाजपा को ये दिखा कि 10 सीटों में से 7 सीटें अगर हम जीत सकते हैं तो विधानसभा में भी हम अपने बूते पे सरकार बना सकते हैं और हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में भी भाजपा उसी पद चिन्हों पे चल रही है जो उन्होंने हरियाणा और बिहार में हुआ है। एक्चुअली भाजपा ये जो प्लान कर रही है आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के कर रही है। भाजपा को अभी केंद्र में किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है, और भाजपा चाहती है कि आने वाले 5 साल बाद जब वो लोकसभा चुनाव होंगे, उस समय भाजपा का संगठन राज्यों में इतना मजबूत हो जाए कि हम बिना किसी गठबंधन के सहयोगी दलों के हम अपनी सरकार बना सके और मोदी के एजेंडे को हम लागू कर सके। तो भाजपा की पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द फिलहाल चल रही है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको थोड़ा गठबंधन के बारे में बता दूं कि 25 साल की जो बातचीत चल रही है कि 25 साल पुराना गठबंधन है और टूट गया है,
तो 25 साल में परिस्थितियां बहुत बदल चुकी है। पहले प्रमोद महाजन गठबंधन के शिल्पकार थे, बाला साहेब ठाकरे शिल्पकार थे। हाँ। प्रमोद महाजन भाजपा में जो बोलते थे वही अंतिम शब्द हुआ करता था। जी हाँ, जी हाँ। प्रमोद जी के जाने के बाद भाजपा में महाराष्ट्र भाजपा का कोई नेता ऐसा रहा नहीं जिसकी दिल्ली में आवाज में इतनी दम हो। इसलिए आप देखेंगे कि अब हर बात प्रदेश के नेताओं को दिल्ली से पूछना पड़ती है, खुद होकर निर्णय नहीं ले पाते। आपको इसका एक उदाहरण देता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय शिवसेना के खाली 15 सांसद थे 1999 में, लेकिन प्रमोद महाजन ने अकेले निर्णय लेके शिवसेना के मनोहर जोशी को लोकसभा का स्पीकर बनवा दिया था। और आज शिवसेना के 18 सांसद होने के बाद भी मोदी ने केंद्र में खाली एक पद दिया है मंत्रिमंडल में। तो अब भाजपा जिन लोगों के हाथ में या जिन लोगों की भाजपा में डिसीजन ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से या महाराष्ट्र से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फर्क आ गया है राजनीति में। समय अब कम है। मैं आपसे जो मेरे मूल प्रश्न मेरा है कि विदर्भ के मतदाता के ऊपर विदर्भ के निर्वाचित क्षेत्रों में क्या असर पड़ेगा? जी, विदर्भ में अलग लड़ने का कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ पर भाजपा बहुत मजबूत है। लोकसभा के हेलो, हाँ जी, बोलिए। विदर्भ में शिवसेना को बहुत फायदा नहीं मिलने वाला है। विदर्भ में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है। अभी लोकसभा के परिणाम भी ये बात स्पष्ट बताते हैं कि यहाँ पर भाजपा का मजबूत बैकग्राउंड है। जमीनी स्तर पे भाजपा मजबूत है, तो विदर्भ के 60 और 62 सीटों में शिवसेना के लिए कोई बहुत बात तो नहीं रखेगा। मैं जहां तक समझता हूं कि 60-62 सीटों में से बीजेपी 40 से ज्यादा सीटें लेके जाएगी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी आपका। स्मिता जी, अभी आपने हर पक्ष को सुन लिया। हमारे जो एनसीपी के जो प्रतिनिधि नरेंद्र वर्मा जी हैं, उनमें आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ा रखा। उनको ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए एनसीपी को एक बड़ी ताकत के रूप में, बल्कि उनका तो कहना है सरकार बना लेंगे, वो प्रदेश में वो देख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एनसीपी के इस दावे के पीछे, है ना, कौन सी ताकत काम कर रही है? क्या एक अकेले मराठा छत्रप शरद पवार की लोकप्रियता, उनका संगठन, या फिर कोई और तीसरा कारण है? नहीं, कई कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि जब अगर बीजेपी पहली या दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरेगी, जो कि कठिन है। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से साथ छुड़ा लेना एक बात है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना से साथ छुड़ा लेना, दोनों बातों की तुलना करने के पहले जरा सोच लेना चाहिए कि कुलदीप बिश्नोई की जनहित कांग्रेस कहां स्टैंड करती है और महाराष्ट्र में शिवसेना क्या है। अभी आपके सहयोगी ने बताया कि विदर्भ में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन क्या ऐसी स्थिति वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी बीजेपी की कभी रही है? क्या नॉर्थ महाराष्ट्र में रही है? विदर्भ बीजेपी का रहा है और शिवसेना ने विदर्भ पर बहुत ज्यादा मेहनत कभी की नहीं। लेकिन जब महाराष्ट्र के नतीजे आएंगे तो वो तो ओवरऑल पूरे प्रदेश के नतीजे आएंगे। मैं ये समझती हूँ कि लोकसभा चुनाव से पहले, हालांकि यूपीए सरकार में थे, वो सरकार में शामिल थे, और एनसीपी का ये दावा करना गलत नहीं है कि सचमुच उन्होंने यूपीए को आखिर तक साथ दिया, जबकि डीएमके और तृणमूल वगैरह बीच में ही साथ छोड़कर मैं जानना चाह रहा हूं कि नरेंद्र वर्मा जी का जो बने आत्मविश्वास है, जो एनसीपी के भविष्य को लेकर उसके संबंध में क्या कहना? नहीं, नरेंद्र वर्मा के आत्मविश्वास पर मैं कोई व्याख्या नहीं करना चाहती, क्योंकि जो एक अलायंसेस बने हुए थे, जो अलाइनमेंट बनी हुई थी, वो जब बिखर जाएगी तो फिर हर कोई यही कॉन्फिडेंस दिखाएगा कि हम ही सबसे बेहतर हैं, वरना उसका अलायंस तोड़कर चुनाव मैदान में जाने का मतलब नहीं बनता अगर आप ये जाहिर ना कर पाए कि आप जीतने वाले हैं। मैं ये मानती हूं कि माफ कीजिएगा, एनसीपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें शरद पवार जी शामिल हैं और नितिन गडकरी वगैरह तो इस बात को खुलकर मानते रहे, कभी किसी ने डिनाई करने की कोशिश नहीं की। प्रफुल्ल पटेल की बहुत अहम भूमिका उसमें रही है। ये जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, ये लोकसभा चुनाव से लेकर और आज तक निरंतर बीजेपी के संपर्क में अब हमारा समय समाप्त हो रहा है। वर्मा जी कुछ कहा, वर्मा जी जल्दी से, हमारा समय समाप्त हो गया, बोलिए क्या बोलना है? इनका वर्मा जी का हमसे तो जवाब जैसे मेरे कांग्रेस पे सम्माननीय पत्रकार ने कहा जी, सम्माननीय पत्रकार ने कहा जी, और आपने कहा कि एनसीपी जो है ये मराठा बेस्ड पार्टी है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा कि शरद पवार जी का जो नेतृत्व है,
मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगा कि शरद पवार जी का जो नेतृत्व है वो पूरे सब समाजों को, सब घटकों को साथ में लेके चलने का है। मैं आपको याद दिला दूं कि मराठा, मैं आपको मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, बोलिए कि महाराष्ट्र के अंदर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को बाबा साहब का नाम देने का विषय सालों साल चला। किसी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यह धाड़स नहीं की थी। शरद पवार जी ने निर्णय लिया था कि मेरा पॉलिटिकल करियर भले उस पे दांव पे लग जाए, लेकिन मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का नाम उन्होंने दिया। आज सावित्रीबाई फुले का नाम, महिला जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, पूना यूनिवर्सिटी को सावित्रीबाई फुले का नाम उन्होंने दिया, जिन्होंने महिलाओं को सुशिक्षित, महिलाओं को आज 30वीं सदी 50वीं सदी जो महिलाओं को स्थानिक स्वराज संस्थाओं में जो आज आरक्षण मिला है, महिलाएं सरपंच बन रही है, जिला परिषद सदस्य बन रही है, मेयर बन रही है, ये शरद पवार जी के विचार है। फिर हम धनगर समाज की देख लिए, अगर आप कोई भी समाज महाराष्ट्र, बहुत धन्यवाद वर्मा जी, बहुत धन्यवाद वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से शरद पवार, बिल्कुल ये बात सही है माना गया। शरद पवार एक ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व हैं जिनको आप कभी भी उपेक्षा जिनकी नहीं कर सकते। हाँ। वो भगवान उनका अपना अथवा है। अब रहा चूंकि हमारा समय अब समाप्त होगा, तो इसको विराम देंगे, चर्चा को आज हम यही विराम दे रहे हैं। लेकिन आज जो ऐतिहासिक दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए हम मान रहे हैं, कांग्रेस अलग, एनसीपी अलग, शिवसेना अलग, भारतीय जनता पार्टी अलग, अब ये चारों एक अलग अलग महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सामने आती है। बहरहाल हम यह कह सकते हैं कि यह ठीक है कि कई उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन विधानसभा या फिर उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है। और आज भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, महाराष्ट्र प्रदेश नेतृत्व यह मानकर चल रहा है कि वहां भी मोदी लहर व्याप्त है और उस लहर के सहारे वह पर्याप्त बहुमत, जिस प्रकार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी लिया, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी उनकी पार्टी अर्थात भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। अब जो असली परिणाम है वो तो 19 अक्टूबर को पता चलेगा। बहरहाल आज का आंकलन इतना ही है। आज इस चर्चा को हम विराम देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में इसी समय एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। सुष्मिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पटेल साहब धन्यवाद, कटारिया जी धन्यवाद, नरेंद्र महाराज जी आपका भी आभार, सुरवे साहब आपका भी आभार, और समीर जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।